नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, गोड्डा। पिछले वीडियो में हमने दुर्कheim का समाज में श्रम विभाजन सिद्धांत देखा। उनके सिद्धांत और उनका समाज में श्रम विभाजन पुस्तक दोनों को मिलाकर हमने देखा था कि दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है, किस तरह से लिखना है। हम उसी को कंटिन्यू आज करते हुए हम आगे उसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे कि समाज में श्रम विभाजन के 3 खंड में, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 3 खंड में इनकी ये बुक है। प्रकार हम लोग देख चुके हैं कि दुर्कheim का ये मानना है कि समाज में श्रम विभाजन के कौन कौन से प्रकार हैं। उनमें हमने कानून देखे, एकता देखी थी। आज हम सेकेंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। सेकेंड वॉल्यूम में हम देखें इन्होंने दूसरे खंड में कारण एवं दशाएं बताइए, परिणाम बताएं। दुर्कheim का ये मानना है कि जो भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी घटना अस्तित्व में आती है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के वो घटना समाज में घटित नहीं होती, और अगर वो अस्तित्व में आ गई है उसका कोई कारण है, और जब वो अस्तित्व में है तो उसका कोई ना कोई परिणाम भी अवश्य होगा। तो इमानुएल दुर्कheim का मानना है कि श्रम विभाजन भी जब अगर समाज में अस्तित्व में आया है तो उसका कोई न कोई कारण अवश्य रहा है, और अगर वो है तो उस श्रम विभाजन के कोई परिणाम हमें समाज में अवश्य देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने क्या बताया है कि जो कारण बताए, इन्होंने 2 कारक बताए। उन तमाम कारकों को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक कारक और दूसरा द्वितीयक कारक। प्राथमिक कारक जैसे आप लोग पढ़ते हो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी कारक और सेकेंडरी द्वितीयक कारक। प्राइमरी कारक में उन्होंने बताया कि जो श्रम विभाजन क्यों होता है। इनका ये मानना है, जैसे हमने पढ़ा था कि समाज को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, सरल समाज और आधुनिक या जटिल समाज। तो इनका मानना है जैसे सरल समाज में श्रम विभाजन बहुत केवल हम लैंगिक आधार पर देखा था हमने, बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड श्रम विभाजन नहीं था, क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी, उनकी आवश्यकताएं कम थी, जनसंख्या घनत्व कम था, उनमें इंटरेक्शन कम था, तो श्रम विभाजन भी बहुत लैंगिक आधार पर ही था, नहीं के बराबर था। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई, यानी जो आज का जो हम श्रम विभाजन देखते हैं दुर्कheim के आधार पे, कि उनका ही मानना था कि इसका प्राथमिक कारक है जनसंख्या वृद्धि एवं उसके परिणाम। यानी जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि होती जाती है उनकी आवश्यकता बढ़ती जाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिर वो नए नए समूह का निर्माण होता है, नए नए कार्यों की आवश्यकता होती है, नए आविष्कार होते हैं, और उन तमाम कार्यों को करने के लिए हमें कोई 1 या 2 व्यक्ति उन कार्यों को नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है, तो इसलिए उनकी योग्यता, उनकी रुचि के अनुसार उन कार्यों को उनको विभाजित किया जाता है। तो उसी से श्रम विभाजन का निर्माण होता है, श्रम विभाजन समाज में लागू होता चला जाता है। तो पहला कारक उन्होंने बताया जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी, जैसे जैसे उनका घनत्व बढ़ेगा, वैसे वैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ेगी। उनकी आवश्यकताएं बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति के लिए कई प्रकार के समूह का निर्माण होगा, और उन तमाम समूह कोई 1 या 2 प्रकार का ही काम कर पाएगा, और दूसरे कार्य, आवश्यकता कार्यों के लिए वो दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा, और इन तमाम कार्यों को कोई 1 या 2 व्यक्ति नहीं कर पाएगा, इसका बंटवारा करना जरूरी हो जाएगा। तो उसी कारण से समाज में श्रम विभाजन लागू होता है। अब जनसंख्या वृद्धि और उसके परिणाम क्या कहते हैं, इन्होंने जनसंख्या, दूसरा कारण बताया जनसंख्या घनत्व। ये घनत्व 2 प्रकार का, भौतिक घनत्व और नैतिक घनत्व। भौतिक घनत्व में यानी जनसंख्या जितनी शारीरिक रूप से निकटता उनमें होगी उतनी ही उनमें घनिष्ठता होगी, नैतिक घनत्व भी होगा। यानी वो आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या घनत्व भी श्रम विभाजन के लिए जिम्मेदार है। तो प्राथमिक कारक में उन्होंने जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व बताया। इस घनत्व में भौतिक घनत्व, शारीरिक निकटता, यानी एक पर्टिकुलर जगह पर कितने ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है श्रम विभाजन, और दूसरा उनके बीच में नैतिक घनत्व कितना है। द्वितीयक कारक में इन्होंने बताया कि सामूहिक चेतना का ह्रास। सामूहिक चेतना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की
जब हम अकेले होते हैं, व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस होती है, वो अपने हिसाब से सोचता है, कार्य करता है। लेकिन जब हम समूह में होते हैं, समाज के साथ काम कर रहे होते हैं, ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, तब हमारी वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, वहाँ व्यक्ति अपने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के आधार पर नहीं सोचता, कार्य करता है। जबकि वो समूह में जो ग्रुप के साथ, समूह के साथ जो कार्य हो रहा होता है, समूह जो सभी समूह के सदस्य कार्य कर रहे होते हैं, उसके आधार पर काम करता जाता है। तो हमें दुर्कहेम के अनुसार आदिम समाज में सामूहिक चेतना जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जबकि जटिल समाज में, अभी आधुनिक समाज में सामूहिक चेतना का ह्रास होता गया और व्यक्तिगत चेतना ऊपर आती गई। यहाँ व्यक्तिवादिता को बढ़ावा मिलता है। यानी जब जनसंख्या वृद्धि होगी, उनकी आवश्यकताएं बढ़ेगी, तमाम प्रकार के कार्य होंगे और व्यक्ति केवल एक ही प्रकार का कार्य करेगा और दूसरे के लिए वो दूसरों पर निर्भर होता है, तो ऐसे में व्यक्तिवादिता बढ़ती है। दुर्कहेम के अनुसार यहाँ पर हम सामूहिक चेतना का ह्रास होता है और व्यक्ति केवल अपने ही बारे में, अपने ही उस हिसाब से कार्य करेगा, अपने ही बारे में सोचता है। तो यहाँ पर व्यक्तिवादिता का विकास होता है और सामूहिक चेतना का ह्रास होता है। और दूसरा कारण उन्होंने कारण बताया पैतृकता के घटते प्रभाव। पैतृकता के घटते प्रभाव का मतलब है कि जब पहले पैतृकता के आधार पर हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कार्य मिलते जाते थे और व्यक्ति उन्हीं कार्यों को करता रहता था, लेकिन जैसे पैतृकता का प्रभाव घटा, वैसे वैसे नए नए काम लोग करने लगे, नए नए कार्यों का आविष्कार हुआ और लोग हर तरह के कार्य को करने में सक्षम होने लगे। तो इस प्रकार से वैरायटी ऑफ वर्क हमें देखने को मिलता है और उसी कार्य को करने के लिए फिर हमें श्रम विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्होंने क्या बताया कि श्रम विभाजन का कारण क्या है? सभी कारणों को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया, प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक। प्राथमिक कारक में जनसंख्या वृद्धि, उसके परिणाम, जनसंख्या घनत्व। घनत्व दो प्रकार का होता है, भौतिक घनत्व, शारीरिक निकटता और नैतिक घनत्व, उनके बीच में इंटरैक्शन। दूसरा द्वितीयक कारक में सामूहिक चेतना का ह्रास, जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उसकी जगह व्यक्तिवादिता का विकास और पैतृकता के घटते प्रभाव। यानी जब वो पैतृकता का जब प्रभाव घटता है तो व्यक्ति हर प्रकार के कार्य करने के लिए सक्षम होता है। तो ये तो इन्होंने कारण बताया। अब हम देखें परिणाम। परिणाम को इन्होंने बताया है कि जब कोई भी घटना घटित हुई है, उसका कारण है तो परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। तो जब समाज में श्रम विभाजन लागू हो गया, कोई न कोई परिणाम भी हमें देखने को मिलेगा। कौन कौन से परिणाम बताए? सबसे पहला परिणाम उन्होंने बताया कि जब श्रम विभाजन समाज में है तो उसका परिणाम है विशेषीकरण। विशेषीकरण क्या है? विशेषीकरण यानी स्पेशलाइजेशन, यानी एक व्यक्ति केवल एक ही कार्य को लगातार करता रहेगा तो वो अपने कार्य में स्पेशलिस्ट हो जाता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक डॉक्टर एक ही प्रकार का काम करता है। जैसे आंख का डॉक्टर है तो केवल आंखों का ही इलाज करेगा, हार्ट का डॉक्टर है वो हार्ट का इलाज करेगा, हड्डियों का डॉक्टर है वो हड्डियों का इलाज करेगा। तो हम उनको क्या कहते हैं? स्पेशलिस्ट। यानी एक व्यक्ति केवल एक ही कार्य को लगातार करता है तो उसमें वो विशेषज्ञता हासिल कर लेता है, और चूंकि वो केवल एक ही काम कर रहा है तो उसके लिए उसको दूसरे आवश्यकता के लिए दूसरे लोगों पर, दूसरे समूह पर निर्भर होना पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन। तो पहला कारण परिणाम क्या निकल के आया श्रम विभाजन का, कि जब हमने श्रम का विभाजन कर दिया, लोगों को कार्यों का विभाजन कर दिया, तो व्यक्ति केवल जो कार्य उसे दिया गया वो ही लगातार करता रहता है। तो इससे उसके उस कार्य में वो स्पेशलिस्ट हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, विशेषीकरण हमें देखने को मिलता है। तो पहला परिणाम है विशेषीकरण। दूसरा है सभ्यता का विकास। सभ्यता का विकास, जैसे इन्होंने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसका जो कार्य श्रम विभाजन का प्रकार है वो सभ्यता का विकास करना तो नहीं है, लेकिन श्रम विभाजन से इसके परिणाम स्वरूप सभ्यता का विकास होता है। जब एक व्यक्ति एक ही कार्य को लंबे समय तक करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है, और ऐसे तमाम व्यक्ति अलग अलग कार्यों को बहुत अच्छे से करते जाते हैं तो हमारे नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए कार्य होते हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी का वर्क होता है। तो इससे हमारे सभ्यता का विकास होता है, हम और आगे समाज को विकसित दिशा में ले जाते हैं। तो इसका दूसरा परिणाम क्या होता है? उन्होंने सभ्यता का विकास करना। तीसरा सामाजिक प्रगति। नेचुरल है, जब विशेषीकरण होगा, सभ्यता का विकास होगा तो हमारा समाज भी प्रगति की ओर अग्रसर होगा। उसके बाद उन्होंने बताया सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिवर्तन।
दुर्कheim का ये मानना है कि जब समाज में परिवर्तन होता है, यानी जब ये सब चीजें होगी, विशेषीकरण होगा, सभ्यता का विकास होगा, समाज प्रगति की ओर बढ़ेगा, तो समाज में परिवर्तन भी आएगा। जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो उसके साथ साथ व्यक्तिगत परिवर्तन भी होगा। कैसे? क्योंकि हम इसी समाज का एक अंग है और हम समाज से जुड़े हुए हैं, समाज में ही रहकर हम तमाम कार्यों को करते हैं। जब समाज में परिवर्तन होता है तो व्यक्ति के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्तिगत परिवर्तन भी देखने को मिलता है। फिर इसका परिणाम है नवीन समूह की उत्पत्ति एवं अंतर्निर्भरता। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि श्रम विभाजन का जो कार्य है उसके आधार पर नवीन समूह की उत्पत्ति होती है, यानी अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अलग अलग समूह का निर्माण होता है। व्यक्ति उनके अंदर रहकर उनका सदस्य बनकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और जैसा अभी हमने देखा कि विशेषीकरण में कि समूह या व्यक्ति एक ही प्रकार का काम करता है और उसको अपने दूसरे कार्य के लिए दूसरों पर अंतर्निर्भर रहना पड़ता है। हम पिछली बार भी देख चुके थे, मैंने आपको बताया था कि यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में स्वनिर्भरता और अंतर्निर्भरता। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि नवीन समूह की उत्पत्ति एवं अंतर्निर्भरता, आपस में एक दूसरे समूह पर वो अंतर्निर्भर है। इसके बाद व्यक्तिवादी विचारधारा, इसका परिणाम है। श्रम विभाजन का परिणाम क्या है? व्यक्तिवादी विचारधारा। और हमें प्राचीन समाज में क्या देखने को मिलता था? सामूहिक विचारधारा, यानी सामूहिक चेतना। हमने जो पढ़ा था कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, व्यक्ति केवल समूह के बारे में सोचता है और समूह जैसा काम करता है, जैसा सब लोग करते हैं वैसा ही वो बिना सोचे समझे, बिना विरोध के काम करता रहता है। लेकिन श्रम विभाजन में व्यक्ति चूंकि उसका इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पर व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास होता है। व्यक्तिवादी विचारधारा ज्यादा स्ट्रांग होती है। व्यक्ति केवल समूह के बारे में बाद में सोचता है, वो पहले अपने बारे में सोचता है। तो श्रम विभाजन का एक परिणाम देखने को मिलता है व्यक्तिवादी विचारधारा। फिर हम देखें कि इसका परिणाम क्या है? प्रतिकारी कानून। यहाँ हमने दो कानून देखे थे, दंडकारी दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून। तो आदिम समाज में हमें दमनकारी कानून देखने को मिलते हैं और यहाँ प्रतिकारी कानून। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रतिकारी कानून क्या है कि यहाँ पर ये जो विभिन्न समूह का निर्माण होता है, व्यक्ति आपस में एक दूसरे से संबंधित होकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो उनके संबंधों में संतुलन बनाने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, जैसे वैधानिक कानून है, प्रशासनिक कानून है, वो प्रतिकारी कानून कहलाते हैं। तो श्रम विभाजन का कारण क्या, परिणाम क्या निकल के आया कि दमनकारी कानून से प्रतिकारी कानून में परिवर्तन होना। फिर हम देखें कि इसका एक परिणाम है सावयवी एकता। जो समाज में जो एकता पाई जाती, जो प्राचीन समय में सरल समाज में यांत्रिक एकता थी, मशीन की तरह व्यक्ति काम करता रहता था बिना सोचे से। यहाँ पर क्या परिणाम निकल के आया कि यही यांत्रिक एकता सावयवी एकता में परिवर्तित हो गई। यानी जो हमारी सावयवी एकता है, जैसे हमारे शरीर की एकता है, हर अंग अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, उसको हम सावयवी एकता कहते हैं। तो इसका परिणाम क्या निकल के आया कि यांत्रिक एकता से हमारे समाज सावयवी एकता में परिवर्तित हो गया। कानून दमनकारी से प्रतिकारी कानून में परिवर्तित हो गया। तो ये परिणाम इसके निकल के आए कि विशेषीकरण हुआ हमारे समाज में। हम देखिए, विशेषीकरण हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, सामाजिक प्रगति, सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिवर्तन हुआ, नवीन समूह की उत्पत्ति एवं आत्मनिर्भरता, व्यक्तिवादी विचारधारा, प्रतिकारी कानून एवं सावयवी एकता, ये इसके परिणाम निकल के आए। यानी कुल मिलाकर जो सरल समाज था वो श्रम विभाजन के कारण आधुनिक और जटिल समाज में परिवर्तित होता गया। फिर हम देखें इसका थर्ड वॉल्यूम, असामान्य स्वरूप। यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि श्रम विभाजन पॉजिटिव रूप में सभ्यता का विकास कर रहा है, समाज की प्रगति कर रहा है ना, विशेषीकरण हो रहा है, कानून सावयवी एकता में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही दुर्कheim का ही मानना है कि जो भी कोई भी तथ्य अस्तित्व में आता है तो उसके साथ साथ उसके पॉजिटिव उसका जो रिजल्ट देखते हैं तो उसके साथ साथ हमें कुछ उसके नेगेटिव या असामान्य स्वरूप भी देखने को मिलते हैं। तो श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप उन्होंने बताया कि पहला आदर्शहीन श्रम विभाजन, यानी व्यक्ति जो काम कर रहा है वो करता जा रहा है और हम उसमें कई बार हमें विरोध भी देखने को मिलता है, यानी आदर्श से वो हट के काम करने लगते हैं। ये चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है आर्थिक क्षेत्र में और वैज्ञानिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में हम देखें कि व्यक्ति केवल अपने
उसमें समेट के रह जाता है, केवल अपने ही बारे में सोचने लग जाता है, और यहाँ पर आपस में असंतुलन हो जाता है उनके संबंधों में। इसी तरह से वैज्ञानिक क्षेत्र में देखिए कि एक व्यक्ति केवल विज्ञान के एक ही क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है, वो दूसरे विज्ञान को दबाने की कोशिश करता है। तो हर एक वैज्ञानिक क्षेत्र में हर एक क्षेत्र अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और दूसरे क्षेत्र को नीचे दबाने की कोशिश करता है। वो सोचता है मैं ही आगे बढ़ूं और दूसरा नीचे चले जाए। तो इस तरह से आदर्शहीन श्रम विभाजन हमें देखने को मिलता है, यानी कई बार हमें असंतुलन भी देखने को मिलता है समूह में व्यक्तियों के संबंधों के बीच में। फिर है बलात् श्रम विभाजन। इसका एक असामान्य स्वरूप है बलात्। बलात् का मतलब है जबरदस्ती, यानी कई बार जबरदस्ती कार्य को सौंप दिया जाता है। व्यक्ति ना तो उसकी क्वालिफिकेशन होती है या ना वो काम करना चाहता है, फिर भी उसको वो कार्य करना पड़ता है, या कई बार नियम विरुद्ध कार्य करवाया जाता है व्यक्ति से, समूह से, तो उसको हम बलात् श्रम विभाजन कहते हैं। फिर है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता, ये भी इसका एक असामान्य स्वरूप है। इसके अंदर यानी व्यक्ति को जो कार्य में वो सक्षम है, बहुत ज्यादा उसमें एबिलिटी है, लेकिन कई बार उसको उस प्रकार का काम नहीं मिलता, उसको दूसरे कई तरह के काम मिल जाते हैं जिसमें ना तो उसको इंटरेस्ट होता है, ना उसकी वो उससे उसकी योग्यता से कम उसको कार्य मिलता है, तो वो उसमें वो उस कार्य को करने में अपने आप को वो हीन भावना समझता है, या उसको लगता है कि मुझे अपने क्षमता के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा है, तो इससे उसमें फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। तो इस तरह से हम देखें कि कुछ ऐसे असामान्य स्वरूप भी उन्होंने बताया आदर्शहीन श्रम विभाजन, जो कि आर्थिक क्षेत्र और वैज्ञानिक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। फिर बलात् श्रम विभाजन, यानी जबरदस्ती काम कराना, नियम विरुद्ध काम कराना, व्यक्ति की इच्छा नहीं है तो भी उसको ऑर्डर देकर काम कराना। फिर है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता, यानी व्यक्ति में या तो ज्यादा क्षमता होती है तो कम काम दिया जाता है, कम क्षमता होती है तो ज्यादा काम उससे मिल जाता है और वो ठीक से काम नहीं कर पाता। तो इस तरह से हम देखें दुर्खिम का श्रम विभाजन, इनकी बुक और श्रम विभाजन करीब एक ही चीज है। अगर बुक के रूप में आता है तो आप बुक की तरह लिखें, अगर थ्योरी के रूप में आता है तो आप फिर उसको थ्योरी की तरह लिखें। इसके 3 खंड है, इसमें पहले खंड में प्रकार है, दूसरे में कारण और तीसरे में असामान्य स्वरूप के बारे में बताया। और इस तरह से दुर्खिम का ये मानना है कि श्रम विभाजन के कारण आदिम सरल समाज धीरे धीरे आधुनिक जटिल समाज में परिवर्तित होता जाता है। थैंक यू।